Okay, so good afternoon, students. See, we have studied about how the embryo will develop, what are the ways of division of the embryonal cell and the basal cell that we have studied in the last class. So अभी तक तो मैंने शेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे जो हम लोग आते हैं, देखो ये वो नोट्स है जो आपके साथ आपको दिए भी गए होंगे। ठीक है, देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वर्ड यूज करते हैं तो उसे एक्चुअली हम लोग है ना एक और भी वर्ड उसमें इसको यूज करते हैं। वो क्या होता है, ये आपको नहीं मिले हैं, आपको मिलेंगे ना, ये आपको इंस्टीट्यूट से ही मिलेंगे। ठीक है, सो देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। सो एनीवे देखो बच्चों, यहाँ पे है ना ये वर्ड आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, अब ये वर्ड हम लोग जो पहला ही हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस पे पढ़ते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों का मिक्सिंग, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। तो दैट इज द वर्ड दैट वी यूज, एम्फीमिक्सिस। बट देखो देयर इज अनदर वे, दैट इज है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट जो होता है, अवे फ्रॉम दिस मेथड, इसको हम लोग कहते हैं बेटा एपोमिक्सिस। दिस इज अ वर्ड दैट वी वांट टू नो, एपोमिक्सिस। अब ये जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस का मतलब अगर हम बहुत साधारण भाषा में बात करें तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते, हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दिया है ग्रीक में, एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिंग, है ना। तो विदाउट मिक्सिंग है मतलब देयर इज नो सिंगेमी, नो फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये चीज होती है। अभी देखो ये तो होता है कि हम लोग मान लेते हैं, अगर आपको मैंने कोई सीड दिया हाथ में, बोले ये सीड है, दिस इज अ सीड, तो देखो आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपके दिमाग में आएगा कि सीड है मतलब जाइगोट बना होगा, एम्ब्रियो बना होगा, जाइगोट बना होगा, अगर जाइगोट बना है तो डिप्लॉयड जाइगोट बना होगा, और अगर डिप्लॉयड जाइगोट बना है मतलब मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन हुआ होगा। इसका मतलब सीड को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, एम्फीमिक्सिस हुआ, यही आपके दिमाग में आएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एपोमिक्टिक सीड बनता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनता है, मतलब ऐसा सीड बनता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि एपोमिक्सिस, जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो या एपोमिक्टिक सीड मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेटा मिमिक्री हो रही है ना, मिमिक्री हो रही है। मिमिक्री का क्या मतलब है बच्चों, मिमिक्री का मतलब ही होता है कि एपोमिक्सिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मिमिकिंग लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस एम्ब्रियो जो है बेटा एक मिमिक है, मिमिक है, आप समझते हो, कॉपी की जा रही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हम लोग समझेंगे। ये एक वर्ड है अगैमोस्पर्मी एंड ऑल, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। देखो, in asexual reproduction the new individuals are produced by any means other than the fusion of the sex gametes। तो यहाँ पे सेक्स गैमेट्स के फ्यूजन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं एक बात बहुत क्लियरली समझा दूं, देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चे यहाँ पे हैं क्लासरूम में है, पूरा फोकस रखना। ठीक है, अगर, और मैं चाहूंगा कि अगर आप आपका नेटवर्क फेल हो जाता है कुछ भी, तो रिकॉर्डेड वीडियो डेफिनेटली बेटा डेली अपलोड हो रहा है, तो आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है, दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। एनीवे अगर 2 बार देखोगे, अभी भी देख रहे हो अपलोड होने के बाद, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक, चलो, तो यहाँ पे बेटा प्यारे बच्चे ध्यान देते हैं, सेक्स गैमेट्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट द मेयोटिक डिवीजन। अब बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 पॉइंट हमेशा आने चाहिए। एक तो मियोसिस होना चाहिए,
और मियोसिस होने के बाद बच्चों सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये दो चीजें जब होती है तब हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस। तो ये दो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मियोटिक डिवीजन और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, है ना। अब देखो जिसमें ये इंडिविजुअल ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता, आर कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे ही हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, चाहे वन पेरेंट हो चाहे टू पेरेंट हो। बट अगर मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व हुआ तो बेटा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया जाएगा। नाउ इन दिस वे asexual reproduction is also known as a apomixis। अब ऐसी चीज को बेटा हम एपोमिक्सिस कहते हैं, सी, है ना। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स में हमने स्टडी किया है। देखो ये सबसे पहले एपोमिक्सिस सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बच्चों विंकलर, ठीक है। तो ये विंकलर एक पॉसिबल क्वेश्चन है, साइंटिस्ट के नाम आते हैं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो विंकलर भाई साहब ने एपोमिक्सिस को सबसे पहली बार स्टडी किया था, और वो भी शायद सिट्रस प्लांट में, ठीक है। आई विल सी दैट, ओके। सजेस्ट किया था विंकलर ने। इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम आएगा बेटा, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो उन्होंने कहा एस्टेरेसी और ग्रेसेसी। तो जो भी ग्रासेस है, पोएसी फैमिली होती है, ग्रासेस में ये खास करके आपको बेटा एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। नाउ देखो एपोमिक्सिस बहुत ही क्विक मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बेटा क्विक मेथड होती है, इट्स अ क्विक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें ज्यादा करके बेटा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सच पॉपुलेशन प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज अ क्लोन, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। और हर एक मेंबर को, क्लोन इज अ पॉपुलेशन, क्लोन एक पॉपुलेशन है, क्लोन टीम है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को हम लोग रैमिट कहते हैं। जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो पॉपुलेशन आती है उसे हम लोग प्रोजेनी कहते हैं, इट्स नॉट अ क्लोन, वी कॉल इट एज अ प्रोजेनी। और हर एक इंडिविजुअल को हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बिल्कुल समझ रखना, ये समझ रखो। आप जेनेटिक्स पढ़ने वाले हो तो आपको समझ रखनी है कि यार प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स, ये वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। क्लोन, रैमिट, ये वर्ड्स हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि क्या फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे सीड बना सकते हैं जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं हो, जिसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हाँ, हमें वही तो पढ़ना है अभी कि कैसे ऐसे सीड बन जाते हैं और उनको हम लोग क्या क्या नाम रखते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल है, जब भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। हाँ बेटा देख लेना है, बिल्कुल सिंपल। अभी शुरुआत में ही हम लोग सिर्फ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो सो ए गेमोस्पर्मी जो है बच्चों, देखो ये ए गेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये दो टाइप है बच्चों एपोमिक्सिस के, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पहले भी पढ़ा है, आग से पहले भी पढ़ा है, आप लोग जानते हो ट्यूबर से होता है और रूट से भी हो सकता है, किसी भी पार्ट है ना प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, ठीक है। दैट वी हैव डिस्कस्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो राइजोम होगा, ये होगा, इनसे जो भी प्रोडक्शन होता है वो, तो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा तो बात करनी नहीं है अभी वेजिटेटिव। अभी हमारा जो फोकस है बेटा ये है टू बी टफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ई गेमोस्पर्मी, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं बेटा, ऐसा हो रहा है कि थोड़ा लैगिंग हो रहा है जब मैं लिखता हूँ और जो साउंड आता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, यस, नो ना, ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीधा बात करते हैं ए गैमोस्पर्मी का मतलब क्या है। मैं बहुत क्लियर नॉर्मल पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि ये नोट्स आपके पास में, तो इसमें जो लिखा है उसको हम लोग समझे। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ये है, ठीक है, ये इतना ही पढ़ा है हम लोगों ने।
तो यहाँ जो एम्ब्रियो बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड देयर इज नो मियोटिक डिवीजन। तो बच्चों एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो हो तो रहा है, बट यहाँ पे मुद्दा आ रहा है कि यहाँ ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना मियोसिस हो रहा है। ऐसी स्टेजेस को बेटा मैं ए गैमोस्पर्मी कहता हूँ। ठीक, बिल्कुल ये आपके मॉड्यूल का ही है। ठीक है, सो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन, ये क्लियर करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट पे आता है, बहुत ही सादी बात। इट मीन्स प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड थ्रू द सीड्स बट द एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमिंग। मतलब सीड तो बन रहा है बट बेटा ना मियोसिस हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यार कमाल की बात हो गई है ना। So that is the point. So there are three different types of the agamospermy. Understand? Agamospermy का मतलब क्या है? स्पर्मा मतलब सीड, तो सीड तो बन रहा है बट गैमिट नहीं बनाए जा रहे, मतलब जो है ना मियोसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन की प्रोसेसेस होती है वो यहाँ पे नहीं हो रही है ना, बट सीड बन रहा है, स्पर्मा इज प्रोड्यूसिंग। सो ए गैमोस्पर्मी, ये क्लियर है? ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल क्लियर है, इसको अब हम लोग समझने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे हमें वर्ड समझना है बेटा। देखो बहुत सारे पॉइंट है बट यहाँ जो दिया गया है ना जो नोट्स में, ठीक है, जैसे कि यहाँ वर्ड दिया है डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या है, या पार्थिनोजेनेसिस क्या है, या एपोगेमी क्या है, ये सब चीजें जो है बेटा मैं थोड़ा सा है ना डिफरेंट वे में जा करके इन एग्जाम्पल्स को यहाँ नहीं बताना चाहता। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल हियर, आई विल टेल हियर। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। देखो मैंने तो कहा है जहां एम्फीमिक्सिस है वहां फर्टिलाइजेशन जरूर है, यस और नो। जहां एम्फीमिक्सिस है वहां फर्टिलाइजेशन जरूर हो रहा है, वहां फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, यस, ओके, फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व। एंड देन एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि उसमें मियोसिस भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो एपोमिक्सिस की डिस्कवरी है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ये भाई साहब ने 1719 में इन सिट्रस प्लांट कर दी थी। उन्होंने ये चीज जो है, ठीक है, सिट्रस प्लांट में 1719 में बता दिया था, मतलब बिफोर द विंकलर। तो बाद में बेटा ये बहुत सारे जो अलग अलग जो है उसको हम लोगों ने, विंकलर ने भी अच्छे से स्टडी किया है। तो मैंने जैसे बताया एपोमिक्सिस में तीन तो बातें हैं। एक तो देखो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करें, जो भी मैंने बोला था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में मैंने बोला था। अब जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं बेटा वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। हमें समझना है अगैमोस्पर्मी। तो देखो नॉर्मल बात क्या होती है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं, बड़ा ही स्लोली चलेंगे यार, क्योंकि अब हमें समझना है सारी चीजें को। स्लोली चलते हैं, बार बार पूछ सकते हो आप लोग, है ना। देखो यहाँ पे है मेगास्पोर मदर सेल, हमने पढ़ा ही, न्यूसेलस होता है, आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल से बेटा मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, आप जानते हो, ठीक है। अब उसमें मियोसिस होगा तो ये टेट्राइड बनेगा, यस और नो, दिस टेट्राइड विल फॉर्म, जिसको हम लोग मेगास्पोर टेट्राइड कहते हैं। इसमें से तीन तो डिजेनरेट हो जाएंगे, आप लोग जानते हो। अब बेटा एक बचेगा जिसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये नॉर्मल बात है, जो एम्फीमिक्सिस में होता है वो बता रहा हूँ। अब आप ये भी जानते हो कि ये जो एक मेगास्पोर है, सिंगल मेगास्पोर, ये बच्चों डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और हमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक मिलता है। और हमेशा याद रखना हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये सब। तो जब जब बेटा मेगास्पोर जर्मिनेट होता है उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, चाहे आप ब्रायोफाइट पढ़ो, चाहे टेरिडोफाइट पढ़ो, चाहे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, रूल ये बदलेगा नहीं। मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है वो उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मतलब मेगास्पोर से आने वाली जो भी मल्टीसेलुलर टिश्यू बनती है उसे मैं फीमेल गैमेटोफाइट कहता हूँ। नाउ द पॉइंट इज हियर कि सारे सेल इसमें एंटीपोडल सेल बन गए, एक एपेरेटस बन गया, पोलर न्यूक्लियाई बन गए, मतलब ये सेंट्रल सेल है, सब है ना, बिल्कुल यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो सेंट्रल एग सेल है
इससे बच्चों जाइगोट बनेगा और इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इसी एम्ब्रियो को बेटा कोटिंग करेंगे तो उसे हम लोग सीड कहते हैं। सीड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है ना। कोटेड एम्ब्रियो इज अ सीड, प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो इज अ सीड। नॉर्मल पॉइंट है यार, बहुत ही नॉर्मल। ठीक है, तो ये है बच्चों एम्फीमिक्सिस। इज इट क्लियर? है ना। ये कब हुआ? जब दो मेल गमीट आए तभी हुआ। ये इधर एक फ्यूज हुआ, इधर एक फ्यूज हुआ, तो ये एम्फीमिक्सिस होता है। एंड दिस इज व्हाट यू नो इट, है ना, यू अंडरस्टैंड दिस। अब बेटा इसमें हमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना है, अगैमोस्पर्मी पढ़नी है। एगैमोस्पर्मी में 3 डिफरेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती है। क्या क्या 3 डिफरेंट टाइप है बच्चों? देखो, एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये एक वर्ड समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं बच्चों को। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट एम्ब्रियो, रिकरेंट एपोमिक्सिस। और तीसरा बेटा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसको हम लोग अलग से समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। तो बेटा डिफरेंस पहले तो समझ लो, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है जिसमें बेटा फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी हो, जिसमें फिर से बेटा रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी हो, जिसमें वायबिलिटी हो। तो होता क्या है कि जो बेटा बहुत सारे ऐसे सीड बन जाते हैं जो नॉन रिकरेंट है, एपोमिक्टिक सीड। उनके नया प्लांट तो बन जाता है, बट वो प्लांट आगे चल करके बेटा आगे जनरेशन नहीं बढ़ा पाएगा, नॉन वायबल स्टराइल प्लांट बनेगा। तो द सीड विच इज नॉन वायबल और इट इज अ स्टराइल इज कॉल्ड एज अ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। करेक्ट है? तो बच्चों आप लोग रिकरेंट तो समझ गए होंगे। रिकरेंट का मतलब क्या होगा, है ना, ऐसा एपोमिक्टिक सीड बना जो कि रिकरेंट है, मतलब वो आगे फर्टिलिटी शो कर सकता है, जो वायबिलिटी शो कर सकता है, उसे मैं रिकरेंट कहता हूं। तो आपको ये 2 वर्ड में डिफरेंस समझ में आता है, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट। या तो अगर मैं ये वर्ड बोलूं तो वायेबल एंड नॉन वायेबल। ठीक है, ये वर्ड तो समझ में आता है। देखो, नॉन रिकरेंट इज अ नॉन वायेबल, वो वायेबल नहीं है। रिकरेंट इज अ वायेबल। अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो स्टराइल एंड फर्टाइल, तो आपको समझ में आना चाहिए नॉन रिकरेंट इज अ स्टराइल वन एंड रिकरेंट वन इज द फर्टाइल वन। आर यू श्योर? बट दोनों ही सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने नहीं है। मजेदार तो बात यही है, एपोमिक्टिक सीड है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है, बट दोनों ही एम्ब्रियो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। तो बेटा हम लोग को 1 बाय 1 समझना है। ये नॉन रिकरेंट को पहले ले लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर रिकरेंट को समझते हैं, फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक को समझते हैं। चलो नंबर 1 पे आते हैं, पहले पॉइंट पे आते हैं। आप इसको ज्यादा फोकस करो बेटा, क्योंकि ये नॉर्मल वाली चीज पहले आपके दिमाग में प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। हाँ मुझे पता है सर, एमएमसी बनता है, मियोसिस होता है, मेगास्पोर टेट्राड, एक 3 डीजेनरेट, एक मेगास्पोर बचेगा, 1 मेगास्पोर बिकम एम्ब्रियो सैक। Now out of that embryo sac, 1 egg cell will fuse with the male gamete and the zygote and embryo and seed will form. Viable seed बनेगा, ये आप जानते हो। अब चलते बेटा, है ना, नॉर्मल क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन वायबल स्टराइल सीड। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता बेटा हैप्लॉइड सीड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जब भी एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड बनता ही नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड बनेगा, सीड शुड बी हैप्लॉइड। ठीक है, नाउ आई वांट टू आस्क यू बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सीड बनते समय या इसका एम्ब्रियो बनते समय, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस और सिनगेमी। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज होगी और कौन सी चीज नहीं होगी? तो आंसर है, जब भी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है प्यारे बच्चों, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में अगर हैप्लॉइड सीड बनना है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनना है, तो बेटा मियोसिस तो होना ही चाहिए। मियोसिस होगा बट बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। यहां मियोसिस हो रहा है बट सिनगेमी नहीं हो रही है, एंड सो दैट
जो कुछ भी बेटा एम्ब्रियो बनेगा डायरेक्टली वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस तो हो चुका है ना, एमएमसी डिवाइड करके मेगास्पोर तो बना चुका। अब बेटा आगे जो जो होनी चाहिए थी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आर यू श्योर? आर यू क्लियर? बहुत आसान है ये। सो लेट अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल्स विद द टू टाइप्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, नॉर्मल बात याद रखना, एमएमसी मियोसिस करेगा तो मेगास्पोर बनेगा, बराबर है। अभी क्या होगा, चलो देख लेते हैं। क्या इसमें मेगास्पोर बनेगा टेट्राएड? हाँ सर बनेगा। देखो यहाँ दो टाइप है, नॉन रिकरेंट के दो टाइप है। वन इज अ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, अनदर इज अ हैप्लॉइड एपोगेमी। नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट। अरे ये क्या सर, ये दो दो टाइप आप बता रहे हो, एक ही बोलना था ना, ये ज्यादा हो रहा है। चलो इसको समझते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। देखो जब भी हम पार्थेनोजेनेसिस ये वर्ड यूज करते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना। ना, यहाँ पे बेटा हमें यही समझना है कि हम ए गैमोस्पर्मी जब भी कंसिडर करते हैं, हमने जो स्टडी की ठीक है, उसमें जो मियोसिस और सिंगैमी जो है ना, ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही नहीं हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट, कीप इन माइंड। सी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ प्लांट्स है जैसे कि ऑर्किस नाम का प्लांट है, ठीक है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इसमें होता है। अभी इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल अवेलेबल है, बिल्कुल है। मेगास्पोर मदर सेल विल शो द मियोसिस। नाउ सी दिस इज, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, मियोसिस हुआ। यहाँ मेगास्पोर टेट्राएड भी बन गया। मेगास्पोर टेट्राएड बनने के बाद में 3 डिजेनरेट भी हो गए, मतलब बेटा फंक्शनल मेगास्पोर बच गया। ये फंक्शनल मेगास्पोर ने अपना प्रॉपर काम किया और यहाँ पे बेटा एम्ब्रियो सैक बना दिया। सारे सेल बन गए एम्ब्रियो सैक के, 3 एंटीपोडल बन गए, एक एग सेल बना, 2 सिनर्जिड बने और ये सेंट्रल सेल भी बन गया। यहाँ पे सब चीज बन गई। बट हुआ क्या कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड जो एग सेल यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है, ये एग सेल है। ये एग सेल ने विदाउट फर्टिलाइजेशन it is converted into the zygote, ठीक है, एंड दैट zygote अगेन फर्दर बेटा डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एंड इस तरह से वो ट्रिगर हो गया। देखो यहाँ पे जेनेटिक रीजन होते हैं, हार्मोनल रीजन होते हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि अगर मियोसिस होने के बाद में मेगास्पोर बनता है हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक बनता है, और एम्ब्रियो सैक का जो एग सेल है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो या सीड बना लेता है, तो फिर है ना, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। करेक्ट है? तो वायबल होगा क्या? वो वायबल नहीं होता। ठीक है, वो आगे चल करके बेटा स्टेरिलिटी शो करता है। इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, है ना, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इसे हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पूरी तरह से हैप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनो। देखो पार्थेनोजेनेसिस इस वर्ड का सिंपल मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर वो हैप्लॉइड बना तो मैं उसे कहूंगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, और राहिल तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है बिल्कुल सही है तुम्हारा। अगैमोस्पर्मी जब भी डिफाइन की जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि उसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ हमें ये भी देखना है कि देखो उसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या? हाँ है। ठीक है, ऐसी अगैमोस्पर्मी बताओ जिसमें मियोसिस होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता।
ठीक है, सो यस, नॉन रिकरेंट में ऐसा होगा, करेक्ट है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हैप्लॉइड एपोगैमी। अभी एपोगैमी क्यों, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ एम्ब्रियो सैक को मैं गैमेटोफाइट बोलता हूँ, बराबर है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब बाकी जितने भी सेल होते हैं, एक सेल के अलावा एंटीपोडल इज अ टाइप है ना, इट इज अ गैमेटोफिटिक सेल, सिनर्जिड इज अ गैमेटोफिटिक सेल, सेंट्रल सेल इज अ गैमेटोफिटिक सेल, बराबर है ना। आई अगेन रिपीट इफ यू डोंट गेट इट, एक सेल ही गैमिट है, बाकी कोई सेल गैमिट नहीं है। एंटीपोडल इज अ गैमेटोफिटिक सेल, it is the part of the gametophyte, central cell is the part of the gametophyte, synergids are the part of the gametophyte। अगर बेटा कोई गैमेटोफिटिक सेल डायरेक्टली बेटा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मैंने एपोगैमी कहा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, मुद्दा बड़ा ही सिंपल है, सेम टू सेम वही प्रोसेस वही चीज है, बाकी यहाँ पे एक ही बात आपको समझनी है। देखो एमएमसी आपको दिखाया जा रहा है डिप्लॉइड, उसने मियोसिस किया, मेगास्पोर टेट्राड बना, 3 डिजनरेट हुए, एक बच गया। फंक्शनल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक बना दिया, ये रहा ये एम्ब्रियो सैक, ये बन गया एम्ब्रियो सैक। इसमें बेटा बाकी जितने सेल है, जैसे कि ये एंटीपोडल, या तो बेटा ये सिनर्जिड्स, या तो पूरा का पूरा सेंट्रल सेल, ठीक है। इसमें से कोई भी सेल बेटा हो सकता है सेंट्रल सेल, हो सकता है बेटा एंटीपोडल सेल, या तो हो सकता है बेटा सिनर्जिड, इनमें से कोई भी इन्वॉल्व हो जाएगा और वो अपना अलग ही, एक सिनर्जिड ने एक जायगोट बना दिया, या एंटीपोडल से जायगोट बन गया, या एंटायर सेंट्रल सेल से जायगोट बन, नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से याद रखना कि सेंट्रल सेल जो है, ठीक है, सेंट्रल सेल अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो बेटा बात बिगड़ सकती है। इसीलिए जब भी आप हैप्लॉइड एपोगैमी के बारे में बात करो तो जस्ट एंटीपोडल और सिनर्जिड की तरफ ही ध्यान रखना। वाई? बिकॉज सेंट्रल सेल इज n+n, याद रखना है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई। कितने लोगों को चमका यार ये पॉइंट मैंने जो बताया अभी, कितने लोगों को समझ में आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ध्यान से सुनना, अगर एंटीपोडल सेल मतलब एम्ब्रियो सैक का कोई भी दूसरा सेल अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? दोनों ही में बेटा हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, दोनों में है मियोसिस हुआ है, दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बट फर्क इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे एक सेल से हो रहा है डायरेक्टली, और यहाँ पे बेटा एंटीपोडल सिनर्जिड सेल से बेटा ये हो रहा है। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये रहे बेटा 2 टाइप। एक और टाइप है जो यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं है या बहुत बार बताते नहीं है, ये थोड़ा सा अलग ही होता है। मतलब देखो क्या होता है ना, कभी कभी ज्यादा बताना भी अच्छा नहीं होता बच्चों को, तो मैं छोड़ देता हूँ। बट देखो देयर इज अ वन वर्ड दैट इज कॉल्ड द एंड्रोगैमी। एंड्रोगैमी एक बड़ी मजेदार चीज होती है, क्या पता है आपको? एकदम शॉकिंग लगेगा। शॉकिंग क्या है? देखो पोलन ट्यूब गिरा, पोलन ट्यूब अंदर एंटर मार रहा है, मेल गमीट बने 2 हैप्लॉइड। अब ये मेल गमीट जो है, एक आधा मेल गमीट एम्ब्रियो के साथ में एक सेल के साथ में जाके फ्यूज होने के बजाय डायरेक्ट बेटा मेल गमीट से एम्ब्रियो बन जाता है। नाउ दिस इज वेरी है ना कैरिज्मेटिक कैरेक्टर। आपको कुछ समझ में आया क्या? देखो ये पोलन ट्यूब है, अब ये पोलन ट्यूब में बेटा ये 2 मेल गैमीट है, दोनों हैप्लॉइड है ना। अब ये मेल गैमीट जाकर के एक्चुअली इसने सिनगैमी करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करता, ये मेल गैमीट से एम्ब्रियो बन जाता है। और जब बेटा ऐसा हो कि व्हेन मेल गैमीट फॉर्म द एम्ब्रियो, है ना, ये देखो ये ट्यूब फूट जाएगा, है ना, ये मेल गैमीट रिलीज हो जाएगा, ये एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाएगा, वहां जाके फर्टिलाइजेशन करने की बजाय ये मेल गैमीट एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और इसको हम लोग एंड्रोगैमी कहते हैं, बट एम्ब्रियो हैप्लॉइड ही बनेगा ना। तो दिस इज आल्सो एन नॉन रिकरेंट, क्योंकि हैप्लॉइड बनेगा एम्ब्रियो। क्लियर है क्या सबको? तीसरा टाइप समझ में आया क्या? ये जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया है मैंने, बट आपको अंडरस्टैंड हो कि मैं क्यों नॉन रिकरेंट कहता हूं। जब भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, इसके 3
वेज हो सकते हैं। पहला, या तो बेटा है ना हैप्लॉइड एक सेल से बने, दूसरा या तो बेटा हैप्लॉइड दूसरे एम्ब्रियो सैक के सेल से बने, ठीक है, या तो बेटा डायरेक्ट बेटा मेल गैमेट से बने। अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है तो ऑब्वियसली बेटा मियोसिस जरूर इन्वॉल्व होगा, बट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बेटा। अगर जब भी मैं नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, मियोसिस या तो फर्टिलाइजेशन? तो आंसर बिल्कुल हमेशा आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। द आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर क्या है? द मियोसिस विल हैपन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट। इज इट क्लियर? है ना? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ही बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन इज द पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, लिलियम, बट डोंट वरी अबाउट दिस एग्जांपल्स। ठीक है, ये डेटा है, डेटा जितनी बार पढ़ोगे उतना है, कोई ये नहीं है। हमें तो एनसीईआरटी में जो दिए चीजें हैं वो तो याद रखनी है। सो इतना क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नॉर्मल पॉइंट है। नॉन रिकरेंट पूरा समझ में आया? नॉन रिकरेंट में 3 टाइप बताया, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी एंड एंड्रोगेमी। एंड्रोगेमी मतलब एंड्रोशियम का मेल गैमेट से डेवलप हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस व्हाट वी कैन से है ना, एक्चुअली इनकम्प्लीट गैमोस्पर्मी। इनकम्प्लीट इसीलिए क्योंकि मियोसिस तो हो रहा है, ठीक है, नॉन रिकरेंट। चलो, तो अब आते हैं बेटा दूसरे टाइप की तरफ। देखो, ये अब बहुत ही भयंकर वाला है ना? इसमें क्या हो रहा है? रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट मतलब देखो, यहाँ पे यार ना फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही मियोसिस होता है। ये ट्रू सेंस में हमें अगैमोस्पर्मी शो करता है ना? आप समझ रहे हो? इसमें ना दोनों ही चीजें नहीं होगी। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है, नो मियोसिस, नो सिंगेमी। दोनों ही बातें बिल्कुल भी होती नहीं है यार इसमें। दोनों ही चीजें अवॉइड की जाएगी। क्लियर है? इसमें मियोसिस भी नहीं होगा और सिंगेमी। देखो, अगर मियोसिस नहीं होता, एग्जैक्टली सेंट्रल सेल का प्रॉब्लम ये है कि उसके अगर दोनों पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो गए तो हमें डिप्लॉइड क्या मिलेगा? डिप्लॉइड एम्ब्रियो मिलेगा ना? अरे, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है ना, एन एन। तो अगर वो दोनों इन्वॉल्व हो गए, सेंट्रल सेल इन्वॉल्व हो गया, तो बेटा उसमें प्रॉब्लम है ना यार। उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, तो आप उसे नॉन रिकरेंट बोलोगे ही नहीं ना, वो तो रिकरेंट में चला जाएगा। क्लियर है? आसान है ये। ओके, तो चलो अब बात करते हैं बेटा रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में। क्या कहते हैं हम रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में? देखो, यहाँ पे जो भी सीड बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा है, फिर भी वायबल सीड बनेगा। ठीक है, उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इसमें कुछ टाइप है। क्या टाइप है? ठीक है, बार बार हमें ये नोट करना है कि यहाँ पे ना मियोसिस होगा ना सिंगेमी होगा। नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन। तो देखो, जो नॉर्मल स्टेज थी उससे बिल्कुल आसान सा बेटा एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। देखो, हम जानते हैं जो भी स्पोर बनता है, मेगा स्पोर, मदर सेल, वो तो हैप्लॉइड हैप्लोस्पोर बनता है, मतलब हैप्लॉइड स्पोर बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेगा स्पोर मदर सेल बेटा डिवाइड हो करके स्पोर जो बनाएगा वो डिप्लॉइड स्पोर बनेगा। आर यू श्योर? आर यू श्योर? मियोसिस हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नो मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं हुआ तो मेगास्पोर मदर सेल विल बिहेव एज ए मेगास्पोर। अरे क्लियर है क्या? है ना? ये एक ही खुद ही बेटा मेगास्पोर हो जाएगा, यही मेगास्पोर है। और ये मेगास्पोर डिप्लॉइड होगा, डिप्लोस्पोरी। नाम समझ में आता है? मियोसिस नहीं हुआ, and then that is what the point I have to understand. Megaspore mother cell is diploid, and so the megaspore, if it is acting as a megaspore itself, so it must be diploid megaspore. And now the most important thing is
यहाँ पे बेटा ये मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक जरूर बनाता है। अरे एम्ब्रियो सैक बनेगा सर तो फिर एक सेल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक सेल विल बी प्रोड्यूस्ड, सिनर्जिड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड। यस। नहीं टेट्राइड क्यों बनेगा? मियोसिस नहीं होगा तो टेट्राइड नहीं बनेगा। मेगास्पोर टेट्राइड नहीं बनता है, मियोसिस होना चाहिए टेट्राइड बनने के लिए। इटसेल्फ एक्टिंग एज अ मेगास्पोर, खुद ही मैं मेगास्पोर, मैं ही शक्तिमान। ठीक है, तो ये चीज है। नाउ द पॉइंट इज इस मेगास्पोर से आगे चल करके बेटा मियोसिस नहीं हुआ, बट वो बाकी 3 माइटोसिस कर लेता है, और यहाँ पे वो है ना 7 सेल वाली कंडीशन बना लेता है। मतलब यहाँ बेटा वो एक एपैरेटस भी बना लेता है, इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई भी बना लेगा, और सब कुछ वो एम्ब्रियो सैक बना देता है। अब मजेदार बात यह है कि ये एंटायर एम्ब्रियो सैक मतलब ही गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होगा। अभी आपको समझ में आ रही बात? एक गैमेटोफाइट है जो हमेशा हैप्लॉइड बनना चाहिए, यहाँ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बना रहे, कमाल हो गया। आर यू क्लियर? समझ रहे हो ना? यस सर नो, है ना? तो इसका जो एग सेल है प्यारे बच्चों, इसने डिसीजन ले लिया, क्या बोलता है कि नहीं अब मैं एम्ब्रियो बनूंगा, चल बन जा, कौन रोक रहा है तुझे? विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन नीडेड, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग इज डिप्लॉयड, and so that the embryo will be formed, will be deployed, and so that the seed will be deployed and the plant will be viable, the seed will be viable, the fertile and a seed will be produced. ये क्लियर है आपको? ये डिप्लोस्पोरी समझ में आया क्या? करेक्ट है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट है, मैं एक सादा क्वेश्चन पूछता हूँ, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या करना चाहिए था अगर नॉर्मल कंडीशन में? मियोसिस करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मियोसिस मेगास्पोर बनाने के लिए? बट नहीं किया बेटा, इट इज नॉट डूइंग दैट। द मेगास्पोर मदर सेल विदाउट डूइंग द मियोसिस, इट इज एक्टिंग सेल्फली एक्टिंग एज ए मेगास्पोर। तो बेटा जो भी मेगास्पोर बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा, और इस मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो भी बेटा कंप्लीटली डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है ना? एम्ब्रियो सैक मतलब ही फीमेल गैमेटोफाइट है ना बेटा, तो मतलब बेटा हमारा जो गैमेटोफाइट है वो पूरी तरह से बेटा डिप्लॉयड बन गया। एंड नाउ ठीक है, इस गैमेटोफाइट में जो एग सेल है बच्चों, ये भी तो बेटा डिप्लॉयड ही तो है। सो दिस डिप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन विल प्रोड्यूस द एम्ब्रियो, है ना? तो सीड विल बी डिप्लॉयड, एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम ए डिप्लॉयड एग सेल, but this egg cell is not fertilized, unfertilized diploid egg cell, ठीक है, जो कि है ना डायरेक्ट मेगास्पोर से बना है। so there is no meiosis, no fertilization, so we got है ना an embryo. Are you sure? ये इतना क्लियर है? पहले कंसेप्ट समझ लो बेटा, लिखने का टाइम मिलेगा आपको, पहले जो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। आर यू श्योर? सबको समझ में आ रही बात? ओके ठीक है। सो बेटा बढ़िया है, नॉर्मल है, बहुत ही सीधी बात है। चलो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। डिप्लोस्पोरी की स्पेशलिटी ये है कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको, यू कैन सी द एम्ब्रियो सैक। बट बेटा याद रखना, जब भी किसी भी एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन, an egg is producing an embryo without fertilization, उसे मैं क्या कहता हूँ? पार्थेनोजेनेसिस। करेक्ट है ना? मैं आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ सारे बच्चों से, इधर देखना, मुझे एक बात बताओ, ये एम्ब्रियो बना, इस एग सेल से बना, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना, एग सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बना, हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना, तो है ना मैंने क्या कहा उसको? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। करेक्ट है?
अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ही जवाब दे सकते हो अगर आप समझ चुके हो तो। मैं यहाँ पे क्या कहूंगा इतने हिस्से को, डिप्लॉयड एग सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, मैं क्या कहूंगा इसको? एनीवन, एनीवन कैन ट्राई, है ना? आपकी मदद के लिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, हैप्लॉइड एग सेल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो मैंने उसे कहा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? यस, आई नीड दिस आंसर, सबके दिमाग में आना चाहिए, एवरीवन यहाँ पे जो भी बैठा है। व्हाट इज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस? ओ माय गॉड। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डिप्लोस्पोरी नजर आती है, और इधर देखोगे तो क्या नजर आते हैं बेटा? डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसीलिए हम लोग रिकरेंट एपोमिक्सिस का एक और टाइप यहाँ पे बयान करते हैं, वो क्या है? उसको हम लोग डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। किसी किसी बुक में सिर्फ डिप्लोस्पोरी ही लिखा रहता है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। अब देखो, अगर मैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहता हूं तो मेगास्पोर मदर सेल ने हो सकता है कि ना उसने माइटोसिस किया, ना उसने एम्ब्रियो सैक बनाया। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? उसने क्या नहीं किया? एम्ब्रियो सैक बनाया नहीं, नो सिनर्जी, नथिंग, कुछ नहीं बनाया बच्चों, कुछ चीज बनाई ही नहीं यार। आप समझ रहे हो? कोई चीज बनाई उसने? कुछ भी नहीं बनाया भाई। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? एम्ब्रियो सैक बना, कुछ नहीं। मेगास्पोर मदर सेल itself acting as a egg cell. Now it is clear. And this egg cell without fertilization producing the embryo. This is a perfect diploid parthenogenesis. Clear है क्या? ठीक है, तो डिप्लोस्पोरी और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? डिप्लोस्पोरी में हम लोग मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनते हुए देखते हैं, एम्ब्रियो सैक में एग सेल बनते हुए देखते हैं। एग सेल जो डिप्लॉइड एग सेल बना है उससे एम्ब्रियो बनते हुए देखते हैं, तो ये है डिप्लोस्पोरी। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, यहाँ आओ तो डिप्लॉइड है पार्थेनोजेनेसिस, मैंने क्या कहा? नो, नथिंग, है ना? बस ऐसे ही हो गया। मेगास्पोर मदर सेल, एग सेल, एम्ब्रियो, डन, कार्यक्रम खत्म। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सपोज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा मेरे को बताना यहाँ पे बच्चों, ये है एम्ब्रियो सैक, सब लोग बड़े ही ध्यान से देखना। इसमें ये है ना, ये है एंटीपोडल्स। मान लेते बेटा एंटीपोडल हैप्लॉइड है, और उससे अगर डायरेक्टली अगर आपको एम्ब्रियो मिलता है, जाइगोट मिलता है, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हो? याद करके बताओ, आपने इतने देर से पढ़ा। एक एंटीपोडल सेल है जो हैप्लॉइड है, एपोगैमी, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग कहते हैं एपोगैमी। कौन सा एपोगैमी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? आंसर क्या चाहिए? हैप्लॉइड एपोगैमी, ऑब्वियसली बेटा ये हो गया हैप्लॉइड एपोगैमी। अगर सेम चीज वही पूछो आपसे मैं, ये बेटा एक सेल है, हाँ? ये देखो सिनर्जिड है, मान लेते बेटा एक आधा सिनर्जिड जो हैप्लॉइड है उससे अगर डायरेक्ट अगर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब भी ये क्या हो जाएगा बेटा? हैप्लॉइड एपोगैमी। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया ना? नाउ आई विल आस्क ऑन डिफरेंट वे। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर्स आने चाहिए। चलो, ये एक सेल है ना सेंटर में जो कि हैप्लॉइड है, इस एक सेल ने विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना दिया, इसको मैं क्या बोलता हूँ? हैप्लॉइड, बोलो, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया हैप्लॉइड एपोगेमी क्या है? एम्ब्रियो सैक के किसी सेल ने, एंटीपोडल हो, सिनर्जिड हो, उसने अगर बेटा एम्ब्रियो बनाया हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड एपोगेमी है, और एक सेल ने बनाया तो हैप्लॉइड
पार्थेनोजेनेसिस है। नाउ इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, सो कैन यू टेल मी दिस वन? दिस इज एम्ब्रियो sac. This embryo sac have, there is a zygote, egg cell, these are the synergids, these are the three antipodals. Right now, if I will say कि ये entirely जो भी बने हैं ना, ये पूरा entire embryo sac is diploid, मतलब egg cell is diploid, synergy is diploid, everything is diploid. And suppose if I will ask कि ये देखो, ये antipodal cell है, इस antipodal cell में जो कि diploid है, इससे अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है तो फिर मैं इसे क्या कहूंगा? एग्जैक्टली, है ना, इसे हम लोग डिप्लॉयड एपोगेमी कहते हैं। बहुत बढ़िया, डिप्लॉयड एपोगेमी। सिनर्जिड से भी बनेगा तो भी ना। और अगर बेटा ये एग सेल अगर यूज हो गया, इस एग सेल से अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो बना डिप्लॉयड, तो हम लोगों ने क्या कहा इसको? डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। बट बेटा यहाँ पे सोचने वाली बात, समझने वाली बात ये है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब डिप्लोस्पोरी होगी। एग्री है क्या? इसलिए क्वेश्चन डिप्लोस्पोरी का डिफिकल्ट हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आया मैंने बोला जो? प्यारे बच्चों, डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, उससे एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना, तो बेटा उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की भी पॉसिबिलिटी है और डिप्लॉयड एपोगेमी की भी। एग्री हो क्या? है कि नहीं? हो सकता है, नहीं हो सकता? समझ में आ गया है? ये समझना बहुत बड़ी बात होती है ना, इसलिए मतलब फोकस आपका जबरदस्त होना चाहिए, है ना। तो इफ दिस इज क्लियर टू यू, नाउ इफ आई विल, देखो यहाँ पे है ना मजेदार बात क्या है, ये तो मैंने बोल दिया, सब बोल दिया। अब यहाँ पे आते देखो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एपोस्पोरी। ये क्या मतलब है यार एपोस्पोरी? एपोस्पोरी का सीधा मतलब है बच्चों कि एनी डिप्लॉयड सेल, देखो जैसे कि न्यूसेलस का सेल हो गया, इंटेगुमेंट का सेल हो गया, फ्यूनिकुलस का सेल हो गया, ओवरी का सेल हो गया, कोई भी डिप्लॉयड सेल ले लो भाई, कोई भी डिप्लॉयड। बस कंडीशन ये है कि है ना, मेगास्पोर मदर सेल के अलावा कोई भी सेल होगा दुनिया भर का चलेगा जो कि डिप्लॉयड है। एनी डिप्लॉयड सेल, प्लांट का, स्पोरोफाइट का, एनी डिप्लॉयड सेल किसमें इन्वॉल्व है? एम्ब्रियो सैक बना लेता है। तो बेटा अगर वो एम्ब्रियो सैक बना लेगा तो अल्टीमेटली बेटा एंटायर एम्ब्रियो सैक विल बी डिप्लॉयड। यस और नो? है कि नहीं? है ना। तो बेटा और अगर आगे चल करके उसके एग सेल ने या तो उसके किसी भी सेल ने बेटा अगर एम्ब्रियो बना दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी, क्योंकि डायरेक्ट स्पोरोफिटिक पार्ट के ऊपर ये बन रहा है। आर यू श्योर? इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्पोरी। मतलब स्पोरोफाइट का कोई भी सेल ले लो, इंटेगुमेंट ले लो, न्यूसेलस ले लो, कोई भी ले लो, फ्यूनिकुलस का सेल ले लो, आपको जो चाहिए, और वो सेल है ना, ना उसमें बेटा मतलब आर्किस्पोरियल सेल छोड़ देना है, मेगास्पोर मदर सेल छोड़ दो, उसमें ना मियोसिस होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ नहीं। स्पोरोफिटिक सेल आर डिप्लॉयड एंड सो दैट नो, अरे ये रिकरेंट है ना, रिकरेंट में बिल्कुल बेटा मियोसिस फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होता। एपोस्पोरी में आपको चीज दिखाई दे रही है, एपोस्पोरी में एनी डिप्लॉयड सेल विल गिव राइज टू द डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, और बाकी ठीक है, बाकी वही होगा, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस या तो डिप्लॉयड एपोगेमी होगा। बिल्कुल क्लियर है क्या? जो अभी मैंने यहाँ पे बताया ये चीज होगी आगे चल करके, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी आप बहुत सारे बुक्स उठाओगे तो उसमें रिकरेंट एपोमिक्सिस के दो ही टाइप बताते हैं, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। क्लियर है? डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, अगर शुरुआत बेटा मेगास्पोर मदर सेल से होती है, ठीक है, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बन जाता है ना, तो बेटा उसको मैं डिप्लोस्पोरी कहता हूं। और अगर शुरुआत मेगास्पोर मदर सेल के अलावा किसी भी दूसरे सेल से होती है, ठीक है, उससे एम्ब्रियो सैक बन जाता है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाता है, तो बेटा उसे मैं एपोस्पोरी कहता हूं। कितने लोगों को क्लियर है?
देखो बात नोट करने वाली बात यह है कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड बनना ही चाहिए तो ही रिकरेंट है। अब उसके दो चांसेस है, या तो वो डिप्लॉयड एक सेल से बनेगा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, या तो वो डिप्लॉयड एंटीपोडल सेल से बनेगा डिप्लॉयड सिनर्जिड से बनेगा, दैट बिकम्स अ डिप्लॉयड एपोगेमी। बट बेटा एम्ब्रियो सैक अगर हम कंसीडर करते हैं तो एम्ब्रियो सैक किससे बन रहा है? If the embryo sac is developed from the megaspore mother cell directly without meiosis, it is a diplospory. And if the diploid embryo sac is produced from any other cell than the MMC, it is the apospory. I think it is clear to you. इसलिए कहा मेरे को फोकस बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपका कंसंट्रेशन इधर उधर गया तो गए काम से, है ना? So is it clear to everyone? Yes or no? Yes, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चों। देखो ये तो आप बार बार देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि मतलब अगर आप बहुत सारे इधर उधर मिले ये वीडियो वो वीडियो कुछ भी मत छानो, क्योंकि मैंने भी देख लिया बहुत सारे वो लोग कौन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, नो वन इज, ठीक है? सब लोग कंफ्यूजन मार रहे हैं हर तरफ, है ना? वो नॉर्मल लेवल पे बात करते हैं, बहुत से लोग इतना बोलते भी नहीं है, वो सही करते हैं वो लोग, ठीक है? बट अगर आपको, क्योंकि देखो एम्स के अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, जिपमर के पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग जिस बच्चे के पास में है तो वो बराबर जवाब देगा, नहीं है तो नहीं देगा। दैट इज सिंपल थिंग, यू नो एवरीवन, है ना? अच्छा क्या हो गया, ये भी ये लिख रहे हो गया तुम लोग? नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डन। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी स्क्रॉल डाउन मतलब कहाँ पे जाना है, कौन सा चीज देखना है, ये समझ में आना चाहिए। डाउन जाना है, ऊपर जाना है, क्या है, किधर है, कहाँ पे रुकना है? आप नाम बोलो ना सर, ये बताओ। हाँ ऐसा डिप्लॉयड एपोगेमी की तरह ये बोलो ना। देखो यहाँ पे है ना, मैं डिप्लॉयड एपोगेमी पे आऊंगा। एक यहाँ पे मैंने चीज ऐड करके रखी हुई है। मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये वाली, ये क्या चीज है ना? अगर सपोज न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से डायरेक्टली एक सेल बनेगा और इस एक सेल से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, ठीक है? दैट इज अनदर पॉइंट, उसको हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसको अटैच मत करना। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे ये समझना जरूरी है बच्चों कि अगर आप एपोस्पोरी भी देखते हो ना, तो एपोस्पोरी में भी आपको प्यारे बच्चों दोनों टाइप देखने को मिलते हैं ना। यहाँ एंटीपोडल है जो कि डिप्लॉयड है, या सिनर्जिड डिप्लॉयड, अगर इससे एम्ब्रियो बन गया तो डिप्लॉयड एपोगेमी है ना? और एक सेल से बना बेटा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, समझ रहे हो? तो रिकरेंट में आपको आफ्टर एम्ब्रियो सैक अगर आप देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आती है ना, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड एपोगेमी, ठीक है? Then, no, it's see, whenever we talk about here विदाउट, मैंने क्या कहा, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को पूरा समझना है तो समटाइम्स, है ना? ये लिख लिया कि आप लोगों ने, यहाँ तक ही मेरा पॉइंट हुआ है। अभी मैं ये सब इसमें एक और पॉइंट आपको ऐड करने वाला हूँ, ये हो गया आपका। नाउ कम टू दिस पॉइंट। देखो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में मैंने मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनते हुए नहीं दिखाया। आपको दिख रहा है क्या एम्ब्रियो सैक बनते हुए? मैंने ये बताया कि
मैं जब डिप्लोस्पोरी को पूरी तरह से देखता हूँ तो मैं मानता हूँ कि डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड एग बनेगा, डिप्लॉयड एग से, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो वो एंटायर प्रोसेस को मैं डिप्लोस्पोरी कहता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखो तो जैसे ये चीज यहाँ पे आप देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसे डायरेक्टली बेटा एक सेल बन गया और एक सेल से एम्ब्रियो बन गया, करेक्ट है क्या? यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बना है क्या? एम्ब्रियो सैक तो बना ही नहीं है ना? तो एक सेल बना, एक सेल के बाद डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है, सॉरी एम्ब्रियो सैक तो बना ही नहीं है। So megaspore mother cell is not acting like a megaspore, it is acting like a egg cell right now. Yes, तो ये हो गया डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस सही मायने में, पक्का है ना? तो मैंने क्या बताया आपने शायद समझा नहीं, मैं एक और बार बोलता हूँ, एक या दो बार तीन बार बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। बहुत सारे बुक में रिकरेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दो ही टाइप बताते हैं, अभी क्लियर है क्या? मैंने तो चार लिखे हैं, आप देखोगे कहीं पे भी, आप नोट्स पढ़ोगे कहीं पे भी पढ़ोगे तो रिकरेंट में दो ही टाइप बताते, कौन कौन से? डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी, क्लियर है क्या? है ना? अरे दिख रहा है आपको पॉइंट, ये बोला है मैंने, ठीक है? तो ये दो ही पॉइंट बताते, अभी हम तीसरे और चौथे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से देखो तो ये दोनों पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉयड वाला और डिप्लॉयड एपोगेमी, आपको डिप्लोस्पोरी में और एपोस्पोरी में दिखाई जरूर देता है, बट एंटायरली, है ना, हम लोग इसको एपोस्पोरी ही मानते हैं, यहां से लेकर एम्ब्रियो बनने तक की प्रोसेस को, और यहाँ पे एंटायरली डिप्लोस्पोरी से यहां तक, ठीक है? बट जब भी मैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन कहीं पे भी ढूंढने जाता हूं ना, तो वो लोग मुझे क्या बताते हैं? Whenever a diploid embryo formed from a diploid egg cell without fertilization is called as a diploid parthenogenesis. अब इसके दो नजरिए हो सकते हैं, ये डिप्लॉयड एग सेल कैसे बना? या तो एम्ब्रियो सैक सेल के पहले ही बन गया डायरेक्ट एमएमसी से, या तो एम्ब्रियो सैक से बना, ठीक है? तो बेटा जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, सो लेट इट कीप इट सिंपल। इसीलिए मैंने चार टाइप बताए हैं, आर यू क्लियर? इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको मैं चार वेज में बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताऊंगा, है ना? ये भी बता दिया, डिप्लोस्पोरी मतलब ये एमएमसी, नोमियोसिस, एम्ब्रियोसैक, डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक में डिप्लॉयड एग सेल, डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो, दैट इज अ डिप्लोस्पोरी। कितना क्लियर है ना? एपोस्पोरी क्या है? एनी अदर सेल, कोई भी दूसरा सेल लेते हैं, है ना? अभी कोई भी दूसरा सेल लेते हैं, एपोस्पोरी वाला ले लिया, परफेक्ट है। और बेटा बट एमएमसी नहीं लिया, और उससे अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है, और बाकी के जो भी उसके एग सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है, तो बेटा वो एपोस्पोरी है। बट अब मैं अगर सेपरेटली इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, तो यहाँ पे होता है, मैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करता, और जब मैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करता, तो मैं एमएमसी के सेल को, मेगास्पोर मदर सेल के सेल को डायरेक्टली एक सेल मानता हूं, और वो एक सेल जो है बेटा डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता है। तो ये सही मायने में डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो दुनिया की कोई भी डिक्शनरी, कोई भी जगह उठाओ, वहां पे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस डालो, आपको डिफिनेशन क्या मिलेगी? The diploid parthenogenesis is defined as formation of a diploid embryo or a recurrent embryo from a diploid egg cell without fertilization is called। ये क्लियर है? तो बेटा ये तो मुझे यहाँ पे भी दिखाई देता है ना, जब मैं डिप्लोस्पोरी पढ़ता हूँ तब भी दिखाई देता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर यू श्योर? जब मैं एपोस्पोरी पढ़ता हूँ तब भी मुझे दिखाई देता है। यस, है ना, यही डिफरेंस है ना? मतलब जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा,
अच्छा बच्चों बताओ, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोस्पोरी एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस? तब आप बोलोगे सर डिप्लोस्पोरी में है ना, मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली पहले एम्ब्रियो सैक बनेगा, दैट इज व्हाट दैट वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन, यस सर नो, ये बोलोगे। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, सर डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस मींस है ना एक सेल से एम्ब्रियो बन जाता है। अरे मतलब एम्ब्रियो सैक बनता है? नहीं बनता। एम्ब्रियो सैक का तो हमें पता ही नहीं, वी डोंट थिंक अबाउट एम्ब्रियो सैक। आर यू श्योर? आर यू श्योर एवरीवन? पक्का? अब आते हैं बेटा लास्ट पॉइंट पे, डिप्लॉयड एपोगेमी। डिप्लॉयड एपोगेमी देखो, डिप्लॉयड एपोगेमी का बड़ा ही गजब कार्यक्रम है। अब मैंने यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हैप्लॉयड एपोगेमी से कंपेयर कर दिया। हैप्लॉयड एपोगेमी से कंपेयर किया ना, एंटीपोडल से हैप्लॉयड एंटीपोडल होता है तो एम्ब्रियो बना तो हैप्लॉयड एपोगेमी है। सिनर्जिड से बन गया तो बेटा हैप्लॉयड, ये हो गया ना, ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ मैं सबसे इंपॉर्टेंट अब बात बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास सेंट्रल सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, n+n, मतलब लगभग 2n ही है। अब इससे बेटा डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका एम्ब्रियो बन गया। नाउ टेल मी व्हाट इट शुड बी, एम्ब्रियो शुड बी डिप्लॉयड, तो रिकरेंट बना या नॉन रिकरेंट बना है? सेंट्रल सेल इज डिप्लॉयड, सो एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, तो एम्ब्रियो इज रिकरेंट, यस और नो? रिकरेंट एम्ब्रियो बना ना। दैट इज व्हाट माय पॉइंट, वेरी सिंपल, वेरी क्रूशियल, वेरी नॉर्मल, ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। ओके तो बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। हमारी नोट्स क्या कहना चाहती है? ठीक है, सो लेट्स मूव। डीप, आर यू देयर? ओके, बिल्कुल सही, डिप्लॉयड एपोगेमी। है ना, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट। ये हमारे नोट्स है। नाउ हमारे नोट्स में डिप्लोस्पोरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इन दिस मेथड आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेगास्पोर, ये पॉइंट है, mother cell, but this megaspore mother cell directly gives rise to the embryo sac without meiosis. Okay, this embryo sac is diploid and diploid embryo is formed without fertilization from diploid egg of this embryo sac. तो ये आपको क्लियर में दिखा दिया मैंने डिप्लोस्पोरी क्या होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे बेटा पार्थेनियम दिया गया। ना देखो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी डायरेक्टली लिखा हुआ है। In this process, haploid egg cell of a female gametophyte is responsible for the formation of the haploid embryo without fertilization. इसको मैं पार्थेनोजेनेसिस कहता हूँ। ठीक है, नाउ सी हैप्लॉइड एग सेल, मतलब ये एक्चुअली हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हुआ। यहाँ पे लिखा है एपोगेमी, एपोगेमी क्या है? इन दिस प्रोसेस एनी हैप्लॉइड सेल of a female gametophyte except egg cell is responsible to form a haploid embryo without fertilization, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा हैप्लॉइड एपोगेमी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगेमी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन अगैमोस्पर्मी, जो राहिल ने पूछा था। यस,
ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी नोट्स में दिया गया है, पक्का। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है कि मैं जब भी अगैमोस्पर्मी के बारे में बात करता हूँ तो मैं हमेशा ओनली डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस एपोगेमी के बारे में नहीं। पक्का आपको समझ में आती बात? पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगेमी के बारे में नहीं। जब मैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहता हूँ, हैप्लॉइड एपोगेमी कहता हूँ, नॉन रिकरेंट कहता हूँ, तब बेटा हम लोग उसको ट्रू सेंस में अगैमोस्पर्मी नहीं मानते, उसका एक्सेप्शन मानते। वही बिकॉज उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है, बराबर। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, क्या बोलता है? इफ बोथ गैमेटोफाइट and sporophyte are diploid in parthenogenesis and apogamy, then it is called as a diploid parthenogenesis and diploid apogamy। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो एम्ब्रियो सैक बना अगर वो भी डिप्लॉइड बना, ठीक है, मतलब गैमेटोफाइट डिप्लॉइड बना और उससे जो नया प्लांट आया वो भी डिप्लॉइड है, तो बेटा मैं उसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहता हूँ। अगेन, ठीक है, मतलब एग सेल गैमेटोफाइट का वो डिप्लॉइड है, तो अगेन बेटा सेम वही मैं डिप्लॉइड एपोगेमी के बारे में भी कहता हूँ, मतलब एंटीपोडल सेल डिप्लॉइड है या तो सेंट्रल सेल से बना, या तो मतलब डिप्लॉइड सेल से, डिप्लॉइड गैमेटोफिटिक पार्ट से अगर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसे मैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या डिप्लॉइड एपोगेमी कहता हूँ। आर यू श्योर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ्स राइट नाउ? यस और नो? यस एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा एक और चीज की तरफ, यहाँ पे आते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं ना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। बट उससे पहले जो नीचे लिखा है ना एपोस्पोरी, उसको पढ़ लेते हैं। एपोस्पोरी में लिख रहा है here diploid parthenogenesis and apogamy are included। yes, why not? मैंने कहा ना, सिर्फ हम लोग नॉन रिकरेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, रिकरेंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो जहां डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना वो वायबल बन गया, तो वो अगैमोस्पर्मी वायबल है, ठीक है। ओके, एपोस्पोरी क्या है? एपोस्पोरी को हम लोगों ने पढ़ा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रोजनबर्ग, वो छोड़ दो, ठीक है, एरियासियम प्लांट। इन दिस मेथड embryo sac or female gametophyte is directly formed from any diploid cell of the sporophyte except the megaspore mother cell। अभी मैंने बताया एपोस्पोरी क्या है, विदाउट meiosis is known as एपोस्पोरी, उसको मैं एपोस्पोरी कहता हूं। In this gametophyte always remains diploid, यहाँ गैमेटोफाइट हमेशा डिप्लॉइड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हीरेशियम, रेननकुलस, रूबस, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक सादी और सिंपल पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जब भी हम लोग ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है या टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन करते हैं सिनगेमी, और बेटा एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्रायोफाइट, ये टेरिडोफाइट का बेटा गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है, और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट ने डायरेक्टली बेटा एक स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर दिया जो कि हैप्लॉइड ही है, सो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर दिया। तो गैमेटोफाइट के ऊपर डायरेक्टली स्पोरोफाइट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसी को मैं कहता हूं एपोगेमी। एपोगेमी बड़ी ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है बेटा। एपो मतलब ऊपर, अबोव द गैमेटोफाइट, है ना, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाना, दैट इज द एपोगेमी। इसका मतलब है कि डिप्लॉइड गैमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाना, दैट इज द डिप्लॉइड एपोगेमी। करेक्ट है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? यस, है ना? दिस इज वेरी सिंपल। इन सेम मैनर, इन द सेम मैनर, देखो स्पोरोफाइट के मियोसिस से, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और उससे गैमेटोफिटिक जनरेशन आता है।
बट अगर सपोज ऐसा हुआ कि स्पोरोफाइट के ऊपर डायरेक्टली बेटा गैमेटोफाइट डेवलप होने लगा विदाउट मियोसिस, तो मैं उसको बोलूंगा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इसीलिए क्योंकि स्पोरोफाइट के ऊपर बना गैमेटोफाइट, तो डेफिनेटली बेटा गैमेटोफाइट भी डिप्लॉयड होगा और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड ही होगा। ये सर नो। तो गैमेटोफाइट कभी भी हैप्लॉइड नहीं हो सकता बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। आर यू श्योर? सो द स्टेटमेंट इज in this gametophyte always remains diploid। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बेटा पेज के ऊपर यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सी द पॉइंट इज वेरी सिंपल, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। जब भी हम लोग ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को पढ़ते हैं हमें पता है कि गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट बेटा सिनगैमी कराएगा और तभी जा करके स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है जो कि हमेशा डिप्लॉयड होती है। करेक्ट है? नाउ अगर मैंने ये कहा बच्चों, अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पे गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर विदाउट सिनगैमी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सिनगैमी अगर स्पोरोफाइट बनता है तो बेटा डेफिनेटली ये स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होगा जो कि नॉन वायबल होगा, जो कि नॉन वायबल होता है। इज इट क्लियर? ओके, बट थिंक ओवर दिस। हमको पता है कि जब भी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं तो स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा। स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है ना, जनरली मियोसिस होता है, उससे बेटा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट तैयार होते हैं। ये नॉर्मल केस है, ये साधारण केस है। बट बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं या स्पोरोफिटिक प्लांट पार्ट्स होते हैं वो मियोसिस नहीं करते, देयर इज नो मियोसिस। ठीक है, और बेटा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा है ना, ऑब्वियसली जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से हमेशा डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनेगा। ऊपर वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन को मैं, इसको मैं एपोगैमी कहता हूँ। ये वाली कंडीशन एपोगैमी है क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर बना, इसीलिए एपोगैमी है। ये वाली कंडीशन को बेटा मैं एपोस्पोरी कहता हूँ क्योंकि गैमेटोफाइट डायरेक्टली डेवलप्ड ऑन द स्पोरोफाइट। एपोस्पोरी, एपो अबव द स्पोरोफाइट, एपोगैमी अबव द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, एपोगैमी से जब भी स्पोरोफाइट बनेगा तो हैप्लॉइड ही बनेगा। यस, नॉर्मली गैमेटोफाइट से जब भी स्पोरोफाइट बनेगा एपोगैमी से तो हैप्लॉइड ही बनेगा, एंड एपोस्पोरी से जब भी गैमेटोफाइट बनेगा डिप्लॉइड ही बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? यही चीजें जब हम लोग एम्ब्रियो सैक पे लागू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ही तो फीमेल गैमेटोफाइट है। न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, ओव्यूल, ओवरी, फ्यूनिकल, ये सब स्पोरोफाइट है। अरे है कि नहीं? तो इसीलिए यही टर्मिनोलॉजी हम वहां पे यूज करते थे टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में, हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। आई होप है ना, इट्स क्लियर टू यू? यस और नो? टेरिडोफाइट में रियल में एक्चुअली ये सादे एग्जांपल एपोगैमी के, एपोस्पोरी के टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट, आई एम नॉट टेलिंग ब्रायोफाइट, आई एम टेलिंग टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में नेचुरली एपोगैमी, एपोस्पोरी देखने को मिलती है। तो जब भी बेटा गैमेटोफाइट के ऊपर डायरेक्टली स्पोरोफाइट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे मैं एपोगैमी कहता हूँ। ठीक है? एपोस्पोरी प्रोड्यूसेस वायबल सीड्स, व्हाई नॉट? एपोस्पोरी से हमेशा बेटा डिप्लॉयड सीड बनेगा तो वायबल होगा ना, रिकरेंट। इन हैप्लॉइड एपोगैमी व्हिच गैमेटोफाइट एंड व्हिच स्पोरोफाइट? क्या व्हिच मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझा बेटा मुझे, क्वेश्चन नहीं समझा मुझे, क्या पूछना चाहते? तो प्यारे बच्चों, अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आपको दो जनरेशन देखने को मिलते हैं। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है उनके, है ना, नॉर्मल जिंदगी में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि गैमेटोफाइट से
हैप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार हो जाता है, उसे हम एपोगेमी कहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से डायरेक्टली डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मेयोसिस बन जाता है, उसे मैं एपोस्पोरी कहता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, उन्हीं छोटे से कंसेप्ट को बेटा अब हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, और जब यहाँ लागू करते हैं तो ये बहुत और भी आसान हो जाता है। ओके, सो आपको बेटा सादे सादे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, बहुत ही सादे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है बच्चों रिकरेंट और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में? तो आंसर आता है, रिकरेंट में वायबल सीड बनते हैं, डिप्लॉयड सीड बनते हैं, है ना, और नॉन रिकरेंट में वायबल सीड नहीं बनते, हैप्लॉइड सीड बनते हैं। इज इट क्लियर? इट्स इजी और नॉट? यस, ओके। आपको ये पूछा जाएगा कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो आप बोलना सर पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द सीड और फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। करेक्ट है? इतना तो क्लियर है। आपको पूछेंगे अच्छा चलो फिर अगर पार्थेनोजेनेसिस ऐसा है तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? तो आप बोलना सिंपल है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम द हैप्लॉइड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यस और नो? तो फिर पूछेंगे बताओ अच्छा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम द डिप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक चीज कॉमन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये जरूर बोलना है। यस और नो? है कि नहीं? पक्का? सो जब भी देखो ये बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सी चीज सिचुएशंस है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है, जिसे हमें समझना है। ज्यादा मुश्किल है क्या ये? है कि नहीं? एपोगेमी, एपोस्पोरी, ये दो वर्ड आएंगे। अब जब एपोगेमी बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। एपोगेमी बोलेगा तो है ना, एम्ब्रियो हैप्लॉइड ही बनेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है, क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो एपोगेमी है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। एपोस्पोरी से जब भी एम्ब्रियो बनेगा डिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहा है। एनी सेल अदर देन द एमएमसी से बन रहा है, कोई भी स्पोरोफाइट का सेल उठा लो, उससे एम्ब्रियो बन रहा है, तो एपोस्पोरी है। आर यू श्योर? यस और नो? यस, इट्स पॉसिबल। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ आते हैं। ओके, देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप एकदम से सर एक ही बार देख लिया हो गया पढ़ लिया तो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, अपना एक और क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास भी होगा, तो आप बेटा वो पढ़ के आओ, पूछो सर ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा, ऐसा ऐसा बताओ, तो है ना आई विल बी देयर। बट इसको है ना थोड़ा ढंग से, मतलब आराम से समझो। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी उठाया और बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, देखो मेरे पास में ये चीज है, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखाई देती है ना। एक है रिकरेंट एपोमिक्सिस, एक है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और एक है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ये तीन चीजें आपको दिखाई देती है। Whenever I talk about the recurrent apomixis, a diploid embryo is formed from the diploid egg cells or from the some other diploid cell or the of the embryo sac। ये चीज मुझे क्लियर समझ में आती नहीं आती क्या? डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, किससे बनेगा? डिप्लॉयड एग सेल से बनेगा, नहीं तो कोई दूसरे डिप्लॉयड सेल से बनेगा, है ना, एम्ब्रियो सैक के, तो उसे मैं बोलता हूँ रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब उसमें दो टाइप होते हैं, या तो डिप्लोस्पोरी या तो एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या होती है? अगर एमएमसी से शुरुआत हुई तो डिप्लोस्पोरी, और अगर बेटा कोई दूसरा सेल है जैसे कि न्यूसेलस का सेल है, वहां से शुरुआत हुई, या इंटीग्यूमेंट के सेल से शुरुआत हुई, तो एपोस्पोरी। बट आगे चल करके डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉयड एग बनेगा, डिप्लॉयड बेटा चीजें बनेंगी। इज इट क्लियर? श्योर है ना? ये इतना तो समझते हो आप? तो इतना ही चाहिए मुझे, है ना, एग्जामिनेशन के लिए। अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट क्या होता है? नॉन रिकरेंट में मियोसिस होता है, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या होगा उसमें? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी। एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द हैप्लॉइड एक सेल, एक सेल से बनेगा तो पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड एपोगेमी, अगर बेटा है ना एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द अदर हैप्लॉइड सेल
ऑफ द एम्ब्रियो, जैसे एंटीपोडल है, सिनर्जिड से बन गया तो बेटा हैप्लॉइड एपोगेमी है। और जो भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं आर हैप्लॉइड एंड स्टेराइल, हमेशा ही ऐसा होगा। तो इट्स सिंपल वन, क्या मुश्किल है इसका? यस और नो? तो इतना अगर आपको क्लियर है ना तो आपके लिए बेटा एकदम नीट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एडिशनली मैंने क्या किया, आपको डिप्लॉयड पार्थियोजेनेसिस और डिप्लॉयड एपिगेमी बता दी। यस और नो? ऐड किया ना, इसमें एडिशन दिया है थोड़ा सा। चलो तो हम लोग फोकस करते हैं बच्चों, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है। देखो अब मैं आपको एक नॉर्मल सा पॉइंट यहाँ पे समझा दूं। देखो जब भी मैं कहता हूँ ना, ये देखो ये है कोटिलेडॉन, ये है प्लिमुल, ये है रेडिकल। इफ द रेडिकल से अगर रूट बनता है तो मैं उसको कहता हूँ ट्रू रूट। बट आपको पता है एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? क्योंकि रेडिकल से रूट बनना चाहिए। इफ एनी रूट विच इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द रेडिकल, उसको मैं एडवेंटिशियस रूट कहता हूँ। इट्स नॉट अ ट्रू रूट, इट्स नॉट अ प्राइमरी रूट। यस और नो? वैसा ही है बेटा, जब भी एम्ब्रियो एग सेल से बने तो नॉर्मल एम्ब्रियो है कि नहीं? है ना? मेगास्पोर मदर सेल से बने, एम्ब्रियो सैक से बने, नॉर्मल है। अच्छा ये बढ़िया है, जिससे बनना चाहिए था उसी से बना भाई, ये बात है ना, नॉर्मल एम्ब्रियो बना। बट आप ये सोचो कि बेटा न्यूसेलस के सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, ये यार ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं है ना, है कि नहीं है? बराबर है। तो ऐसे एम्ब्रियो को बेटा मैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो या उसी प्रोसेस को मैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहता हूं। बात क्लियर होती है क्या आपको? आपको समझ में आती है बात? ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? सिट्रस में, ओपुंशिया में, दीज आर द एग्जांपल्स। क्लियर है क्या? कंफ्यूजन है? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मली पॉइंट है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बहुत ही सिंपल और साधारण सा पॉइंट है। ठीक है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। पक्का हुआ? तो व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी? Adventive embryony, in this method, an embryo is formed from any diploid cell, such as that of the nucellus or integument of the ovule, except embryo sac. देखो एम्ब्रियो सैक के कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे, न्यूसेलस का कोई सेल इन्वॉल्व होगा एम्ब्रियो बनाने में, इंटेगुमेंट का सेल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तब बेटा मैं उस एम्ब्रियो को एडवेंटिव एम्ब्रियो कहता हूँ, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कहता हूँ। जैसे रेडिकल से अगर रूट बना तो प्राइमरी रूट, और रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से रूट बना तो एडवेंटिव रूट, एडवेंटिशियस रूट। वैसे ही एम्ब्रियो सैक से अगर एम्ब्रियो बनता है तो ट्रू एम्ब्रियो, प्राइमरी एम्ब्रियो। अगर बेटा एम्ब्रियो सैक के अलावा कोई दूसरा सेल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, किसी भी दूसरे सेल से वो बनता है तो उसे मैं कहता हूँ बेटा एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। आर यू श्योर? कितना आसान है रे? कुछ मुश्किल है क्या ये? Yes or no? So in this method an embryo is formed from any diploid cell. अभी एपोस्पोरी में जो आपने पढ़ा वो भी तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का टाइप है रे। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग है, ये टाइप दूसरे टाइप में मिक्सिंग है। समझ रहे हो ना? एपोस्पोरी में वही हुआ ना? यस और नो? So this diploid cell behaves like a zygote. So adventive embryony derived from nucellus occurs in the citrus and mangifera and opuntia. ये एग्जांपल्स है। मैंगो जो होता है ना, मैंगो, उसमें बेटा बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। सिट्रस में भी आपको देखने को मिलता है। नहीं बनेगा, नो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक नहीं बनना है यहाँ पे, डायरेक्ट न्यूसेलस से आएगा कार्यक्रम। ठीक है, जो मैंने नीचे लिखा था अभी आपको दिखाऊंगा मैं। सिट्रस से, मैंगीफेरा से, ओपुंशिया, इनमें बेटा इनमें डायरेक्ट न्यूसेलस इंटेगुमेंट सेल बिहेव्स एज ए एग सेल एंड इट विल प्रोड्यूस द प्लांट एम्ब्रियो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो इंटेगुमेंट का एग्जांपल दिया स्पिरैंथस ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इसी चीज को शो करने के लिए मैंने बच्चों यहाँ पे ये चीज लिख के रखी थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। हैव यू नोटिस दिस वन? देखो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल है बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये जो चीज आपको दिखा रहा है न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल है, उससे बेटा एक सेल बन रहा है और एक सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू सी दिस वन, दिस इज एन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यस और नो? आपको श्योर है? आसान है बेटा, इजी है, बहुत आसान। ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं है। पक्का? यस, एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो चलो नोट्स पे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा एक और कंसेप्ट की तरफ। देखो, मजेदार बात यह है कि एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए, एक ही जाइगोट बनना चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। जी, तो इसमें है ना, देखो हम लोग ये इसको इंटरमिक्सिंग जितना ज्यादा करोगे उतना बेटा कंफ्यूजन आपको होगा। कीप देम सेपरेट, although they can be similar but keep them separate। ठीक है, कीप देम सेपरेट का मतलब, जब मैं एपोस्पोरी बोलता हूँ तो एपोस्पोरी को है ना आप इनिशियल लेवल से शुरू करना, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, उसके बाद में उसका एक सेल लेकर के उसका एम्ब्रियो बना दो, ये चीज करो, दैट इज व्हाट द एपोस्पोरी। जब मैं बोलूंगा अच्छा डिप्लॉयड एपोगेमी, तब बोलना कि मैं डिप्लॉयड एंटीपोडल सेल से मैं एक सेल बना, ये बना दो एम्ब्रियो, डिप्लॉयड सिनर्जिड से एम्ब्रियो बना दो, या डिप्लॉयड न्यूसेलस का सेल ले लिया, है ना, क्योंकि डिप्लॉयड न्यूसेलस है, डायरेक्टली वो डिप्लॉयड न्यूसेलस से डायरेक्ट डिप्लॉयड एक सेल बना, और डायरेक्ट डिप्लॉयड एक सेल से बेटा अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है तो ये भी डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो वहां पे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस तो दिखता ही है। आर यू श्योर? बट वी हैव टू कंसिडर देम इन डिफरेंट मैनर्स ऑलवेज। अगर मैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है डिप्लॉयड एग सेल से, ठीक है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनना, ये डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है। अब क्वेश्चन वेरी कर सकता है कि डिप्लॉयड एग सेल आया कहां से। ठीक है, डायरेक्ट न्यूसेलस इंटेगुमेंट से आया या पहले एम्ब्रियो सैक बना करके आया। ठीक है, पहले एम्ब्रियो सैक बना करके आया तो एपोस्पोरी का फॉर्मेट में है वो, और अगर पहले डायरेक्टली न्यूसेलस से आया है डायरेक्ट, तो बेटा वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, कीप इन माइंड, दिस शुड बी अंडरस्टूड, यस और नो? आपको बात समझ में आती है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो, तो फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि पॉली एम्ब्रियोनी, ये जो चीज है ये क्या है रे? पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक सीड में देखो एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए, ये रूल है। आसानी से बेटा, नॉर्मली कॉमनली यही पाया जाता है बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में, बट बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं दुनिया भर में जिनके एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, तो इसीलिए उसको मैं पॉली एम्ब्रियोनी कहता हूँ ना। अब मजेदार बात देखना, आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ इंटरमिक्सिंग फिर से हो सकता है। The formation of many embryos inside the single seed is called as a polyembryony. Now this is very simple, ये है polyembryony वाला point। ठीक है, okay। It was first observed by the Leeuwenhoek in citrus and orange seeds। ठीक है, now polyembryony is a common in gymnosperms। देखो जिम्नोस्पर्म में कॉमन है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ल्यूवेनहॉक का नाम मैंने वहां पे एओगैमोस्पर्मी में बोला था, बट दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ल्यूवेनहॉक का नाम यहाँ पे आएगा इन द पॉलीएम्ब्रियोन में, ठीक है। विंकलर का नाम वहां पे आएगा इन द एपोमिक्सिस। यू कैन मेक द करेक्शंस, ठीक है। सो चलो, सो पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, बट इट इज आल्सो फाउंड इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, निकोटियाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से प्लांट ग्रुप में कॉमनली पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, मतलब कोई भी जीनस उठा लो, उसका सीड उठा लो, वो पॉलीएम्ब्रियोनिक है ना। आंसर में ऑप्शन से बेटा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। व्हाट शुड बी योर आंसर?
तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स अ जिम्नोस्पर्म। कॉमन है बेटा उनमें, जितने भी जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं सब में बेटा पॉली एम्ब्रियोनी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, करेक्शन बेटा ल्यूवेनहॉक का है, वहां पे विंकलर लिखना अगैमोस्पर्मी में, है ना, एपोमिक्सिस में, यहाँ पे बेटा ल्यूवेनहॉक आ रहेगा, ये सिट्रस प्लांट। ठीक है, सो polyembryony is a common in gymnosperm, but it is also found in some angiospermic plants such as orange, lemon and nicotiana। पक्का? ठीक है, ऑरेंज, लेमन एंड निकोटियाना ये प्लांट्स है जिनमें आपको पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, बट ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अब मजेदार बात क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। इफ पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप्स नेचुरली then it is called as a spontaneous polyembryony, when it is developed artificially it is called induced polyembryony। मतलब हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। देखो एक सीड में, है ना, एक ही एम्ब्रियो होगा तो एक ही प्लांट बनेगा, बट हम लोग तो बेटा नर्सरी लगाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक ही सीड में अगर बहुत ज्यादा एम्ब्रियो इंड्यूस करा दो तो बेटा बहुत सारे प्लांट एक ही सीड से पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो से सिंगल प्लांट बनेगा। ठीक है, सो when many embryos are formed from the separate embryo sacs, now this is very important, बहुत ध्यान से सुनना है। जब ऐसा होता है ना, when many embryos are formed from separate embryo sacs, more than one, inside ovule, it is called as the false or the pseudo polyembryony। अब इसको बेटा समझना बहुत जरूरी है। एक सीड में, मतलब एक ओव्यूल में, एक ही ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा और एक एम्ब्रियो सैक से एक जाइगोट बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा, है ना, ये ट्रू है। बट अगर ऐसा हो कि एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन गए, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक, और उनसे अगर बेटा एम्ब्रियोज बन गए, तो उसको हम लोग फॉल्स या सूडो पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सी व्हेन मेनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म इनसाइड अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, देखो एक ही एम्ब्रियो सैक में, अगर, बात को बड़ा ध्यान से सुनना, एक ही एम्ब्रियो सैक से अगर बेटा एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? चलो यहाँ पे पेन एंड पेपर पे आते हैं। लो, दिस इज व्हाट सिंपल। देखो ये है ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। ठीक है भाई बच्चों, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक बेटा एक सेल है, इससे अगर एम्ब्रियो बन गया तो ठीक है, एंटीपोडल से एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, सिनर्जिड से एम्ब्रियो बन गया, मतलब क्या हुआ, एक ही एम्ब्रियो सैक से बेटा उसके एंटीपोडल से भी एम्ब्रियो बना, सिनर्जिड से भी एम्ब्रियो बना, ट्रू जो है एक सेल है उससे भी एम्ब्रियो बना, तो बेटा एक ही एम्ब्रियो सैक से तीन तीन एम्ब्रियो बने, तो ये ट्रू सेंस में एम्ब्रियोनी है, पॉली एम्ब्रियोनी है। बट बेटा ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में बच्चों ये एक एम्ब्रियो सैक बना, ये एक एम्ब्रियो सैक बना, ये एक एम्ब्रियो सैक बना, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, हर एक सेल से बेटा एम्ब्रियो बनता है, तो इसको फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आर यू श्योर? ठीक है, वन ओव्यूल, थ्री एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एंड थ्री एम्ब्रियो, ये फॉल्स है। वन ओव्यूल, वन एम्ब्रियो सैक, बट थ्री एम्ब्रियोस, तो ये ट्रू है, पॉली एम्ब्रियोनी है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो नॉर्मल सादी भाषा में एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और एक एम्ब्रियो सैक से एक ही एम्ब्रियो बनता है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, अगर एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक से, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक से तीन से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, तो उसको मैं ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? ये समझ गया क्या? समझ गया बेटा सबको? प्रॉब्लम है? फिर से पूछो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। ये देखो, ये है ओवरी, इसके अंदर है बेटा ये है ओव्यूल,
ओव्यूल के अंदर है बेटा, ये है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में है एक, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। बट इसी एम्ब्रियो सैक में एक और बेटा एंटीपोडल से भी एम्ब्रियो बन गया, सिनर्जिड से भी एम्ब्रियो बन गया, तो बेटा यहाँ पे समझ लो ये ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी है, ठीक है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। बट अगर बेटा एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन गए तो फिर तो बच्चों समझ लो, ठीक है, ये फॉल्स एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी होती है। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़े बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन। अब आते हैं बेटा, देखो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम लोग ट्विंस के बारे में बात करते हैं या ट्रिपल, है ना, बच्चे पैदा होते हैं, एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के केस में, तो बेटा हम लोग कहते हैं कि एक ही जाइगोट से अगर दो ट्विन पैदा होते हैं तो वो, है ना, वो आइडेंटिकल ट्विन है, वो ट्रू ट्विन है, जाइगोटिक ट्विन है, ठीक है, एक ही जाइगोट से अगर बनते हैं तो। बट अगर बेटा दो दो जाइगोट बनकर दोनों अलग अलग जाइगोट से अगर ट्वीन बनते हैं तो वो ट्रू, है ना, सेंस में आइडेंटिकल ट्वीन उसको हम लोग नहीं कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, एक ही एम्ब्रियो सैक से अगर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं तो बेटा वो ट्रू एम्ब्रियोजेनी है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक है। बट बेटा अगर एक ही, है ना, एक ही गर्भाशय, एक ही ओव्यूल है, उसमें बहुत सारे जाइगोट बने, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बने, तो बेटा वो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक है। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे है ना। होता क्या है, क्यों ऐसा होगा, क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो हो सकता है क्लीवेज, है ना, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट और बर्डिंग। ऐसा होता है कि देखो जाइगोट जो बनता है ना, जाइगोट, कभी कभी एक जाइगोट डिवाइड हो जाता है या उसी जाइगोट को बर्ड आ जाता है और उससे दो जाइगोट बन जाते हैं, उसकी वजह से बेटा ज्यादा एम्ब्रियोज हमें देखने को मिलते हैं, ये एक कारण हो सकता है। या तो बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड, कभी कभी बेटा, है ना, बहुत सारे पोलन मेल गमीट आ जाते हैं, तो एक मेल गमीट एक सेल को फ्यूज कर देता है, और बेटा बाकी जो जितने भी मेल गमीट आते हैं या तो वो सिनर्जिड को बेटा फ्यूजन कराते हैं या तो एंटीपेडल के साथ में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या तो देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड होता है, या तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल सेल्स होता है, या तो बेटा जो एक सेल बना है उसी एक सेल से जो जाइगोट बना है वो जाइगोट इतनी बार डिवाइड होता है कि वो जाइगोट ही रहता है, मतलब एक जाइगोट से पहले चार जाइगोट बन जाते हैं फिर वो एम्ब्रियो बनाता है, तो चार चार एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो सकती है, या तो क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, या तो, है ना, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स, या तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल्स, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दिए गए हैं जिनमें ये कॉमनली पाया जाता है, जैसे कि एनीमोन है, या ठीक है सेजिटेरिया नाम का प्लांट है, उसमें हमेशा सिनर्जिड जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता ही है मेल गमीट्स द्वारा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा, अब बड़ा ध्यान से समझना ये चीज को, किसी भी एक स्टिग्मा के ऊपर एक से ज्यादा पोलन ग्रेन गिरते हैं, और वो एक से ज्यादा पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब बेटा जर्मिनेट होते हैं और अंत तक जाते हैं, मतलब पोरोगैमी तक जाएंगे, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते बेटा, दो दो तीन तीन, है ना, पोलन ट्यूब एक साथ बेटा एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं, और चार, अरे तीनों के तीनों अगर बेटा ब्लास्ट हो जाएंगे तो बेटा छह छह मेल गमीट एंटर कर जाएंगे, तो बेटा दो तो अपना, है ना, सिंगैमी फर्टिलाइजेशन करके फ्री हो जाते हैं, बाकी चार क्या करेंगे, तो बेटा वो सिनर्जिड के साथ में एंटीपोडल के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। ये चीज आपको लिलियम में देखने को मिलती है। इन लिलियम ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी आर प्रेजेंट, मतलब आपको जाइगोट का बडिंग भी देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन विद द सिनर्जिड भी देखने को मिलेगा, और फर्टिलाइजेशन विद द एंटीपोडल सेल भी देखने को मिलेगा। आपको बात समझ में आती है? तो लिलियम इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक और पॉलीएम्ब्रियोनी के चांसेस है, वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यहाँ पे क्या होगा, मैं डायग्रामेटिकली बता दूं आपको। देखो बच्चों, ये है ओव्यूल, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है या नुसेलस है,
ठीक है। से यहाँ पे बेटा एम्ब्रियो सैक बनेगा, यहाँ एक सेल बनेगा, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। अब होता क्या है, ये न्यूसेलस के सेल है, एक आधा न्यूसेलस का सेल, वन ऑफ द न्यूसेलस सेल, वो क्या करता है, इंट्रूड करता है अंदर, बोले कि मैं भी एम्ब्रियो बनाऊंगा, बना ले भाई, तेरी को कौन रोक रहा है। या तो बेटा सम टाइम द इंटीग्यूमेंट सेल विल फॉर्म द एम्ब्रियो। तो होता क्या है कि इस सीड के अंदर, ठीक है, इस सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियोज बन तो रहे हैं, बट वो एम्ब्रियो सैक से नहीं बन रहे, वो न्यूसेलस के सेल से एक एम्ब्रियो बना रहा है, इंटीग्यूमेंट के सेल से एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो सैक के सेल से एम्ब्रियो बना रहा है। तो इस चक्कर में यहाँ पे भी पॉली एम्ब्रियोन आ गई, बट बेटा इस पॉली एम्ब्रियोनी में एक चीज इन्वॉल्व है, वो क्या है बेटा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन्वॉल्व है। बताओ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है बेटा, जब भी न्यूसेलस से एम्ब्रियो बने या इंटीग्यूमेंट के सेल से एम्ब्रियो बने तो उसे मैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कहता हूँ, एम्ब्रियोनी कहता हूँ। तो जब भी हम पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो उसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी शामिल होता है। आर यू श्योर, समझ में आती बात। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, सिट्रस मैंगो के एग्जांपल्स में, है ना, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, ना ना यहाँ पे एमएमसी, हाँ ठीक है, एमएमसी के अलावा सेल्स ने एंट्री कर दी, बिल्कुल सही। एमएमसी तो एम्ब्रियो सैक बना दिया, उसका कोई अभी रोल नहीं रहा। some nucellus cells or some integer cells, they intrude into the embryo sac and they will form the embryo। तो बेटा इससे तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, बट इट इज रिजल्टिंग, देखो पॉली एम्ब्रियोनी दिख तो रही है, बट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज द कॉज ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी। कितने लोगों को समझ में आया ये स्टेटमेंट। न्यूसेलस से एम्ब्रियो बन रहा है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हुई, इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हुई, पर इसका रिजल्ट क्या आया, एक ही ओव्यूल में 3 एम्ब्रियो बन गए, इसका रिजल्ट आया पॉली एम्ब्रियोनी। बात समझ में आती है क्या। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन से ही एम्ब्रियो बने। समटाइम्स पॉली एम्ब्रियोनी इज also due to both the conditions, ठीक है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी एम्ब्रियो बन गए और फर्टिलाइजेशन वाला भी एम्ब्रियो बन गया, और इसके वजह से यहाँ पे 3 एम्ब्रियो बन गए, 2 जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बने हैं और एक ऐसा है जो फर्टिलाइजेशन से बना है। सो बेटा यहाँ पे हम लोग सीधी पॉइंट पे आते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी इन विच एडिशनल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स। करेक्ट है ना। एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा हो गए, क्यों हो गए भाई, न्यूसेलस ने भी एम्ब्रियो बना दिया, इंटीग्यूमेंट ने एम्ब्रियो बना दिया, तो यार जबरदस्ती में वहां पे बहुत सारे एम्ब्रियो अगर जमा हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज what we can say the polyembryony due to the है ना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो आप नोटिस करना ये तीनों पॉइंट जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाले हैं, बट ये वाला जो पॉइंट है बेटा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वाला, ये है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला पॉली एम्ब्रियोनी के लिए है। बात को समझ में आती है बात, यस और नो, क्लियर है क्या। ओके तो देखो बेटा बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं हमारे इंडिया के, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ही इज इंटरनेशनली नोन है ना पर्सन, है ना, बहुत ही बड़ा। सो पी माहेश्वरी एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर फॉर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। पी माहेश्वरी पब्लिश द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो इन लोगों ने एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट बनाए थे, बट ये वाला जो पार्ट आता है ना बच्चों, ये आपके टिश्यू कल्चर में आता है, ठीक है। इसके लिए बहुत जबरदस्त बेसिक चाहिए इन सबको समझने के लिए, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल के लिए ये पार्ट इतना बेटा यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं है। बाकी एंजियोस्पर्मिक सीड कैसा होता है, ठीक है, इसमें टाइप क्या क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग बेटा एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये सारी चीजें बेटा इवन मॉर्फोलॉजी में मैंने हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट दैट मच व्हाट वी कैन से डिफिकल्ट। स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, दैट मींस सिनर। यहाँ पे बेटा अभी देखो बीन सीड क्या है ना, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल चीजें देखते हैं, उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द मेज ग्रेन, मेज ग्रेन के बारे में भी अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग टाइप के सीड हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड के बीच का जो डिफरेंस है, ये चीजें हैं, उनको हम लोग देखेंगे इन द फर्दर क्लास. Right now, this is what we can say the life cycle of the angiosperm, है ना. अभी एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है ये बहुत आसान है बेटा. इसमें भी आपको गेमेटोफाइट देखने को मिलता है, स्पोरोफाइट देखने को मिलता है. और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं है. इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. ठीक है, जब भी सिनगैमी होगी, सिनगैमी से जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, तो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन जाता है. इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं, है ना. कार्पेल, मेसोस्पोरोफिल, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोफिल, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा. मेगास्पोर मदर सेल से बेटा मेगास्पोर बनेंगे हैप्लॉइड, है ना. माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन जाएंगे हैप्लॉइड. मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट मतलब ये एम्ब्रियो सैक बनता है. और माइक्रोस्पोर से बेटा पोलन ग्रेन में बेटा मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, दैट इज जर्मिनेशन होगा. ऑब्वियसली बेटा मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ट्यूब में मेल गैमेट बनते हैं. एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एग एपरेटस होता है. एंड यू ऑल नो दैट कि एक मेल गैमेट जा करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के ट्रिपल फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बना लेता है, जो कि सीड का ही पार्ट बनेगा. ठीक है, एंड अल्टीमेटली यही साइकिल चलता रहता है. एंड दिस इज व्हाट द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, सारी ही चीजें इसके बारे में इसके बेटा हम लोगों ने डिस्कस की है. तो ऑब्वियसली ये चैप्टर को आप पढ़ के आओ नेक्स्ट क्लास में. वाई? बिकॉज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सीड के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे दोनों ही. ठीक है, और इसके बारे में भी ये भी जो चीज़ है अभी आप लोगों ने आज देखी है, इनको भी आप देख के आओ, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए बेटा कि ये नॉर्मल जो पॉइंट है, ठीक है, एम्ब्रियो आने वाले, ये आपको क्लियर हो. In recurrent apomixis, is there formation of secondary diploid nucleus? Why not? See, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि सेकेंडरी जो न्यूक्लियस बनता है, इट फॉर्म जस्ट आफ्टर द जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एग्जिस्ट तो करता है नहीं रियल मायने में देखा जाए तो. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन वो बनता है. ठीक है, तो एज अ स्ट्रक्चरली उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर हम एपोमिक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो बेटा पोलर न्यूक्लिया रहते हैं, है ना, जो कि डेफिनेटली काउंटर पार्ट है सेकेंडरी न्यूक्लियस के. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो है, या हम बोल सकते हैं हाँ वो नहीं है. ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हम लोग यही नहीं बोल सकते वो बन रहे या नहीं बन रहे. ठीक है, अब ये हर एक स्पीसीज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार सही में इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो रहा है, तब भी वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ठीक है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक आंसर हो सकता है, इसलिए मैं हाँ या ना ऐसे कुछ जवाब इसको नहीं दे सकता. ठीक है, सो एनीवे, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया है. देखो सीड का पार्ट उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी हम लोगों ने सीड के पार्ट को देखा है. टेस्टा क्या होता है, टेगमेन क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने देखी है. तो दैट इज नॉट दैट मच बिग इशू. You have to study it the entire chapter. We are going to discuss the previous year's question in next class. So be prepared and come with that. Okay, so thank you for today. If you have any doubt, you can ask me right now. So no doubt. बेटा ये नोट्स तो आपके पास ही है बेटा, आप मेरे को नोट्स मांगते हो, मुझे अजीब. ये नोट्स आपको मिले नहीं है क्या प्रिंटेड फॉर्मेट में? ये क्या है यहाँ नीचे क्या लिखा है बेटा? ये आपको नोट्स मिले नहीं है क्या?
ये देखो क्या लिखा है इधर, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो देखो देखो, ये देखो, ये अपने ही है ना, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है ना, जो भी है ना मैंने बताया है, उसके अलावा भी बहुत कुछ। सो ये डेफिनेटली बेटा, इसमें देखो, इसमें बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस भी है लास्ट में, है ना, इधर देखो सॉल्व एग्जांपल्स, ये तो एक क्वेश्चन है। Which of the following nuclei participate in double fertilization? The egg, the secondary nucleus, the two male nuclei, all of the above. आंसर बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, एक पॉइंट ने लिख के रखना आप लोग, सब लोग, अगर जितने भी है, अच्छे बेचारे बेचारे, बंद हो गया दुकान ना, तो याद रखना बेटा, जितने भी गेमिट होते हैं ना, प्लांट गेमिट, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। क्या पॉइंट कहा मैंने? गेमिट है ना, जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि उनको फ्यूजन करना है, ठीक है। या तो बहुत ही पतला सेल वॉल होता है, प्राइमरी एंड इलास्टिक, जो कि नॉन डिफाइन होता है, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, नॉट फिक्स, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, रिजिड नहीं होता, ठीक है। यस, ठीक है, मतलब अगर कभी भी ये कोई पूछे आपको ना कि आप क्या बता सकते हो प्लांट में ऐसा कोई सेल होता है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता, तो आपका आंसर देना यस सर, गेमिट पे नहीं होता, जो होते हैं ना मेल गेमिट खास करके, उनके ऊपर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो जनरेटिव सेल से बनते हैं, और इटसेल्फ जनरेटिव सेल के ऊपर भी प्रॉपर डेफिनेट सेल वॉल नहीं होता। इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। ओके, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझे, फाइलोड, फाइलोक्लेड, फ्लैट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। यस, तो बाय बाय।